एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होगे। पता है मुझे सर्दियां ज्यादा है, आलस जरूर आता है आप लोगों को, पर कोई बात नहीं। हम क्या है, आज फिर से रैपिड रिवीजन करेंगे सेकंड चैप्टर की, इकोनॉमिक्स की, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे इस वाले चैप्टर में कि क्या चीजें इंक्लूड होती हैं जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं और क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है। आओ तो शुरू करते भाई फर्स्ट स्लाइड से। भाई हम सबसे पहले जानते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। भाई डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, भाई डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी एज पर द पॉलिटिकल फ्रंटियर मींस टू से, अगर हम पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें तो जितना भी हमारे देश का नक्शा है, उम्मीद करता हूं सबने देखा तो होगा ना, कोई तो नहीं है ना लायक जिसने ना देखा हो। तो जो भी हमारा पॉलिटिकल नक्शा है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर अधिकार किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। तो यही होती है भाई पॉलिटिकल फ्रंटियर या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी, कुछ भी कह लो भाई। तो क्या बोला गया है, टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा जो टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड मींस चलाई जाती है, विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। मींस टू से कि जहां पर गुड्स सर्विसेज एंड पर्सन फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं भाई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हो गया भाई, पॉलिटिकल फ्रंटियर। ये शब्द मींस टू से पॉलिटिकल जो नक्शा है ना, मैप जहां पर हमारा अधिकार है, तो वही होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। हाउएवर फॉर दी पर्पस ऑफ नेशनल इनकम के पर्पस से अगर मैं बात करूं, तो नेशनल इनकम के पर्पस से बात करूं तो क्या होती है, अकाउंटिंग सेंस में ये क्या है, बड़ी हो जाती है भाई, वाइडर सेंस हो जाती है भाई। अगर हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो ये नहीं है सिर्फ हमारे देश। एक बात बताओ, हम क्या हमारे देश के अंदर कमाते हैं, विदेशों से भी तो कमाते हैं। तो कुछ चीजें इंक्लूड होंगी और कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। कुछ चीजें इंक्लूड होंगी जब हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, और कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। तो वही बात देख रहे हैं भाई, कुछ चीजें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी और कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। तो इसीलिए कहा गया कि जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो ये क्या है, वाइडर सेंस में आएगी। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। चलो फिर इससे आगे बढ़ते हुए, पॉलिटिकल फ्रंटियर के साथ साथ कुछ और चीजें भी ऐड होते हैं। सर क्या होते हैं, एक बात बताओ, ये आपने इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया वगैरह बहुत सारी हमारी एयरलाइंस है, ये फ्लाई करती हैं। उनके अंदर क्रू मेंबर्स कुछ हमारे भी होंगे, कुछ विदेशी भी होंगे भाई, होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन वो फ्लाइट किसकी थी, हमारी थी। अब वो यहां से उड़ी भाई, कहां से, इंडिया से उड़ी, उड़ के वो कहां गई, यूके से कहां गई, रशिया है नलायको, रशिया का नाम सुनते खुश हो जाते हो। इधर सुनो है, फिर रशिया से कहां पर आ गई, इंडिया। रशिया से कहां आ गई भाई, इंडिया। तो क्या हुआ भाई, वो पहले यूके गई, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे होंगे और कुछ लोग उतर गए होंगे। फिर यूके से कहां गई, रशिया गई, वहां भी कुछ लोग बैठे और उतरे। फिर रशिया से कहां गई, इंडिया आ गई। तो इससे क्या देखा भाई, फ्लाइट कौन सी थी, कोई भी मान लो भाई, XYZ जो कि इंडिया की थी फ्लाइट, XYZ जो कि इंडिया की फ्लाइट थी। अब उसके अंदर क्योंकि इंडिया की फ्लाइट थी, इंडिया के लोग तो बैठे थे, साथ में क्या पता यूके के भी हो, किसी और कंट्री के भी हो, और वहां पर जरूरी थोड़ी है पायलट हमारा इंडिया का ही हो, कहीं का भी हो सकता है भाई। तो क्या होगा भाई, वहां पर कुछ अर्निंग होगी। तो वो अर्निंग किसकी होनी चाहिए, क्या यूके की होगी, क्या रशिया की होगी, या इंडिया की होगी। देखो भाई, आओ यही हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती हैं और कुछ चीजें एक्सक्लूड होती हैं। तो कौन कौन सी बातें पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर इंक्लूड होंगी। आओ, शिप्स एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। सर ये नॉर्मल रेजिडेंट होता है, नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी भी देश के अंदर रह रहा है 1 साल से ज्यादा, और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश के अंदर लाई करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या चीज, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो अगर कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, किसके बीच में, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, किन्हीं भी 2 देशों के बीच में शिप एंड एयरक्राफ्ट दोनों ही अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा किसमें, पॉलिटिकल फ्रंटियर में। मींस वो भी क्या पार्ट होगा हमारे देश का। एग्जाम्पल के लिए बोला भी हुआ, एक प्लेन ऑपरेट कर रहा है एयर इंडिया का, कहां से भाई, रशिया और जापान आर पार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो भी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी को इंडिया की। इसी प्रकार से कोई प्लेन ऑपरेट कर रहा है सिंगापुर एयरवेज का बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो वो भी क्या है, किसका पार्ट हो जाएगा, सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का। अगर हमारा प्लेन था तो हमारी टेरिटरी, किसी और का प्लेन है तो किसी और की टेरिटरी। बहुत बढ़िया भाई। उसके अलावा क्या क्या होती है भाई, उसके अलावा भाई फिशिंग वेसल्स और एम्बेसीज,
सर ये फिशिंग वेसल्स क्या होती है? फिशिंग वेसल्स मींस शिप देखेंगे, शिप कहूं तो वोट कहना ज्यादा बेटर रहेगा। वोट्स देखे ना भाई, आप क्या है, हमारे यहाँ के मछुआरे होते हैं भाई, वो क्या होती है, अरेबियन सी एंड बंगाल की खाड़ी में क्या करते हैं, शिप लेके जाते हैं, अपनी अपनी नाव लेके जाते हैं और क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होते हैं भाई, जो भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लोइटिंग करते हैं भाई ओशियन से। भाई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट इन द कंट्री इंटरनेशनल वाटर, किसके अंदर भाई, इंटरनेशनल वाटर। अगर मैं बात करूं हमारे देश की सीमा कुछ इस प्रकार से होती है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस पर भी कुछ कुछ जो भी हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, फिशरिंग कर रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट होगा, हमारा पार्ट होगा। कब तक, कब तक, जब तक उसके ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट है जो ऑपरेशन के, वो हमारे ही है भाई, हमारे ही है, तो वो हमारे पार्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल के, फिशिंग बोट ऑपरेटेड by an Indian fisherman in an international water of an Indian ocean will be considered as a part of domestic territory। वो भी किसका पार्ट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का। सही बात है। उसके बाद एम्बेसीज, सर ये एम्बेसीज क्या होती है, एम्बेसीज कॉन्सुलेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। देखो भाई क्या होते हैं एम्बेसीज, एम्बेसीज आप लोग कभी भी अपने वीजा के लिए अप्लाई करोगे, मीन्स टू से आपको कहीं फॉरेन जाना घूमने के लिए, आप फॉरेन जाओगे घूमने के लिए तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। आप जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री की एम्बेसी आपको वीजा देगी, उस कंट्री की एम्बेसी उस वीजा को अप्रूवल देगी और आपको देगी भाई। अब वो होते हैं एम्बेसीज। जिस प्रकार से विदेशी एम्बेसी हमारे इंडिया में, इसी प्रकार से इंडिया की एम्बेसी कहां पर है, विदेशों में भी है भाई। ठीक है सर, एम्बेसीज कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, जो कि विदेशों में है, तो उसमें जो भी इंडियन पर्सोनल काम कर रहे हैं वो सभी के सभी किसका पार्ट हो गए, डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो इंडियन एम्बेसीज इन रशिया आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो भी किसके पार्ट होंगे, इंडिया के भाई। तो हमने तीन चीजें जानी कि तीन चीजें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें, शिप्स एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। दूसरी हमने क्या जानी भाई, फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स एंड नेचुरल गैस। ठीक है भाई। तीसरी हमने क्या जानी, एम्बेसीज कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये सभी इंक्लूड होते हैं, ये सभी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे भाई। ठीक है सर, ये भी बात समझ गए। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती, अब कुछ चीजें इंक्लूड भी नहीं होती, मेनली दो चीजें। एक बात बताओ दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी एम्बेसी विदेशों में, विदेशों की भी तो एम्बेसी इंडिया में होगी, विदेशों की भी तो एम्बेसी इंडिया में होगी, तो वो क्या इंक्लूड होगी, नहीं नहीं नहीं। जिस प्रकार से हमारी एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी थी किसकी, इंडिया की, उसी प्रकार से कोई विदेशी एम्बेसी जो इंडिया में है वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी हो जाएगी, विदेशियों की भाई। सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से एम्बेसीज कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, किसी भी दूसरी कंट्री के, लाइक जापानीज एम्बेसी है जो कि पार्ट होगी किसकी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान की भाई। वो भले ही इंडिया में ऑपरेट कर रही है बट वो किसका पार्ट है भाई, इंडिया का। ठीक है भाई। और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी किसका पार्ट नहीं होती, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती है, क्योंकि हमें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती है। तो इसीलिए हम ये जान रहे हैं कि कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी और कौन सी नहीं होंगी। लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो कहीं भी हो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी हो, वो क्या नहीं होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। ठीक है सर, ये भी बात समझ गए। आगे अब देखो भाई, अब देखो मैंने बार बार बोला नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा हूं, नॉर्मल रेजिडेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट मैंने थोड़ी सी हिंट दे ही दी थी भाई। ऐसा व्यक्ति जैसे कि मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो क्या मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, हाँ हाँ हाँ। क्या मैं 1 साल से रह रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। क्या मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो क्या हो गया, मैं नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू, कोई भी हो सकता है बता, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी होता है जो ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा हो किसके अंदर भाई, कंट्री के अंदर, जिसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस टू से सेविंग, सेविंग सेविंग करना भाई, अर्न करना भाई, अर्निंग, अर्निंग एंड स्पेंडिंग। भाई कोई कमा रहा है, कोई बचा रहा है और कोई खर्चा कर रहा है, ये सब भी हम क्या कर रहे हैं भाई, कंट्री के अंदर ही कर रहे हैं। तो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या कर रहे हैं, कंट्री के अंदर ही लाई कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, रेजिडेंट माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, वो किसका, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा और वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा भाई, नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो कि मैं बता ही चुका हूं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कोई रह रहा है भाई, कोई रह रहा है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और वो बेसिक एक्टिविटीज भी कर रहा है, जैसे कि कमाना, खर्चा करना,
या फिर कोई भी लोकेशनल एकोमोलेशन कर रहा है भाई, किसी भी तरीके से सेविंग्स वगैरह कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो हमने क्या जाना भाई, नॉर्मल रेजिडेंट कौन था, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकता है, जो क्या हो रहा है भाई, विद इन भाई कम से कम कितने, 1 साल तो रह रहा हो, 1 ईयर के लिए देश के अंदर रह रहा है, उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देश में लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ गए, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी नॉर्मल रेजिडेंट में, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी नॉर्मल रेजिडेंट में, तो करीब करीब 6 चीजें हैं जो कि इंक्लूड नहीं होंगी। एक बात बताओ, कोई विदेशी आया भाई, हैं कहां से आया, यूएस से आया, मान ले ट्रम्प साहब आए यहाँ पर घूमने, है ना भाई, मजे कर रहे हैं भाई, ताजमहल देख रहे हैं, तो क्या करोगे, उसको यहीं का बना के रख लोगे, पकड़ लोगे क्या तुम उसे, बोलोगे नहीं नहीं तुम तो नॉर्मल रेजिडेंट हो, नहीं भाई नहीं। अगर कोई विदेशी यहाँ पर घूमने आता है, कोई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आता है, तो वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम भी वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो क्या हो गया भाई, फॉरेन टूरिस्ट विजिटर विजिट कंट्री रिक्रिएशन हॉलिडे वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी पर्पस के लिए आया, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट, वो पार्ट नहीं होगा, नहीं जान रहे हम। अगर वही भाई अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, कौन नहीं होगी भाई, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, क्या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो इसी प्रकार से अगर कोई एम्बेसी है भाई, कोई एम्बेसी है, एम्बेसी के अंदर स्टाफ भी होगा भाई, विदेशी स्टाफ है, विदेशी एम्बेसी है, यहाँ पर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो क्या वो हमारे पार्ट हो गए, नहीं नहीं। जब वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं है तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट भी नहीं होंगे। डिप्लोमेट्स, मेंबर्स आर्म फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। ठीक है सर, अब जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूएनओ वगैरह, ये भी क्या है, कंसिडर्ड नहीं की जाती, कैसे, नॉर्मल रेजिडेंट में भाई, नॉर्मल रेजिडेंट में। अब जब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो उनके स्टाफ भी तो नहीं होंगे भाई, तो एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री भाई, तो वो भी नहीं कंसिडर्ड किए जाएंगे भाई कंट्री के जिसके अंदर भी वे क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ उसी का पार्ट होंगे। जैसे कि अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ लोकेटेड इन इंडिया, वो नॉर्मल रेजिडेंट ही माना जाएगा, कहां का भाई, अमेरिका का। अगर कोई अमेरिकन काम कर रहा है किसमें, डब्ल्यूएचओ में, यूएनओ में, भले ही वो यूएनओ डब्ल्यूएचओ का ऑफिस यहाँ पर हो, वो यहाँ पर काम करो, फिर भी वो नॉर्मल रेजिडेंट कहां का कहलाएगा भाई, अमेरिका का। ठीक है सर, ये भी बात समझ में। अब देखो भाई, क्रू मेंबर्स की बात कर रहे हैं, फॉरेन वेसल्स या फिर कमर्शियल ट्रेवलर्स या फिर सीजनल वर्कर, प्रोवाइडेड स्टे इज लेस देन, साफ साफ बोला भाई, 1 साल से कम। अगर 1 साल से ज्यादा रहेगा तो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा, अगर 1 साल से कम है तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। सर ये समझ में नहीं आया। देखो भाई, फॉरेन वेसल्स क्या होती है भाई, शिप होते हैं भाई, शिप होते हैं, शिप्स होते हैं भाई। अब हमारे शिप भी कहीं जाते हैं और विदेशियों के भी शिप में यहाँ आते हैं भाई। मान लेते हैं यूके की बात कर लेते हैं, कोई यूके से हमने सामान खरीदा है और यूके का शिप यहाँ पर आया। अब यूके के शिप में बहुत सारे फॉरेनर्स भी काम कर रहे होंगे, बहुत सारे यूके के भी लोग काम कर रहे होंगे, और क्या पता इंडियन वर्कर्स भी काम कर रहे हो। तो भाई इंडियन जो वर्कर्स है वो तो चलो एक बारी को मैं मान भी लूं, लेकिन अगर फॉरेन वेसल है उसके अंदर जो भी क्रू मेंबर्स होंगे, कमर्शियल ट्रैवलर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए, वो क्या नहीं होंगे, पार्ट नहीं होंगे किसका भाई, नॉर्मल रेजिडेंट का, अनटिल एंड अनलेस वो 1 साल से ज्यादा नहीं रहते। तो अगर वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहते हैं तो फिर वो क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है सर, बॉर्डर वर्कर्स, अच्छा बॉर्डर वर्कर्स सुनो भाई, नेपाल से बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो यहाँ पर आते होंगे डेली बेसिस पे काम करने और फिर चले जाते होंगे भाई। अब वो काम करने आए हैं या फिर 1 महीने के लिए आए हैं फिर चले गए, तो वो क्या है भाई, बॉर्डर वर्कर्स हैं, वो काम करने के लिए आते हैं देश में, फिर अपने देश में चले जाते हैं, तो वो भी पार्ट नहीं होंगे, किसका पार्ट नहीं होंगे भाई, नॉर्मल रेजिडेंट का। है जी सर, 6 बातें बोली भाई, बड़ी इजी सी हैं, आओ समझने की कोशिश करते हैं। फॉरेन टूरिस्ट आए, विदेशी घूमे चले गए, हमारा पार्ट नहीं है। दूसरा भाई क्या चीज, फॉरेन स्टाफ, कहां का फॉरेन स्टाफ, एम्बेसीज में, जब एम्बेसीज ही हमारा पार्ट नहीं तो वहां का जो फॉरेन स्टाफ है वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। तीसरा हमने जाना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी की नहीं थी तो वो हमारा पार्ट भी नहीं है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं वो भी हमारे पार्ट नहीं होंगे। ठीक है सर, ये 4 तो याद होगी। फिर हमने बात करी थी क्रू मेंबर्स, फॉरेन वेसल में कोई विदेशी शिप है उसके अंदर कोई क्रू मेंबर काम कर रहा है तो वो भी हमारा पार्ट नहीं होगा, और बॉर्डर वर्कर भी नहीं होंगे। तो ये 6 हैं जो कि पार्ट नहीं होंगे। ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक कॉन्सेप्ट है भाई, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। रेजिडेंट अभी जान लिया भाई, सर तो ये सिटीजन क्या होता है फिर, सुनो भाई, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक।
और रेजिडेंटशिप का मतलब होता है जैसे कि रहने वाला व्यक्ति कौन कहाँ रह रहा है। अब रहना और नागरिकता में फर्क है। दिस इज एन लीगल कॉन्सेप्ट, ये लीगल कॉन्सेप्ट है भाई। यहाँ पर क्या है, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं भाई, आप वोट्स वगैरह डाल सकते हो, इसीलिए ये कैसा कॉन्सेप्ट है भाई, लीगल। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है भाई, इकोनॉमिक। अभी तो जाना था भाई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहे हो भाई, ये इकोनॉमिक है कॉन्सेप्ट, और वो कैसा है भाई, लीगल कॉन्सेप्ट है भाई। लीगल कॉन्सेप्ट है, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, कानूनी अधिकार मिलते हैं भाई। वोट डालने का अधिकार सबको थोड़ी ना है भाई, 18 साल से प्लस, और जो यहाँ के सिटीजनशिप को। तो सर ये सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में अंतर समझ में आया भाई, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है और ये कैसा है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अब ये सिटीजनशिप किस पर बेस्ड होता है भाई, बेस्ड। अब ये सिटीजन मिलती कैसे, नागरिकता मिलती कैसे, या तो बाय बर्थ, बाय बर्थ भी मिल सकती है। जैसे कि मैं बोल दूं, एक बंदा व्यक्ति पैदा हुआ इंडिया में, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिटीजन हो जाएगा। या फिर लीगल प्रोसीजर्स होते हैं भाई, लॉ अलाउ करे किसी को। अगर कोई विदेशी है भाई, आउटसाइड इंडिया बोर्न हुआ है, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, बिकम इंडियन सिटीजन बन सकता है भाई। ठीक है, तो रेजिडेंट क्या था भाई, रेजिडेंट इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ यू ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कंट्री में जाके 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां का रेजिडेंट हो जाएगा। हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाई इन द दैट कंट्री। थोड़ा सा एक और प्रकाश डालते हैं। आप मान लेते हैं भाई आपका वीजा लग गया, आप स्टडी वीजा पे कहां चले गए, यूएस चले गए, यूएस चले गए, आप 2 साल तक आए नहीं इंडिया, आप वहीं रह रहे हो भाई, आप वहीं रह रहे हो। तो आप पता क्या बोलना चाहोगे, एनआरआई। एनआरआई, व्हाट इज दैट मीन, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स टू से आप रेजिडेंट नहीं रहे अब इंडिया के, आप रेजिडेंट कहां के होगे, यूएस के, क्योंकि आप 1 साल से ज्यादा कहां रह रहे हैं, यूएस में। लेकिन क्या आप सिटीजन इंडिया के होगे, हाँ हाँ, सिटीजन आप इंडिया के हो, आप यूएस के नहीं हो, क्योंकि हमारी कंट्री ड्यूल सिटीजनशिप पर काम नहीं करती, हमारी कंट्री इंडिविजुअल सिटीजन्स के साथ काम करती है। मीन्स टू से एकल नागरिक, मीन्स आप एक बार में एक ही कंट्री के नागरिक हो सकते हैं, दो के नहीं। ऐसा हमारी कंट्री, क्या सर कोई ऐसी कंट्री है जहां पर, हाँ बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो दो दो नागरिकता है, दो कंट्रीज की आप नागरिकता लेके वहां पर रह सकते हो, लेकिन इंडिया अलाउ नहीं करता। ठीक है ना भाई, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ में आ गई, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। उससे आगे बढ़ते भाई, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। भाई फैक्टर इनकम क्या होती है भाई, फैक्टर इनकम क्या होती है, सुनो भाई, एक बात बताओ, आपने कोई काम करा, आपने जॉब करी और क्या कमाए, पैसे कमाए। आपने कोई जॉब करी और क्या कमाए, पैसे कमाए, तो कैसे इनकम आए, फैक्टर इनकम। ठीक है सर, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपके पास पैसे आए, क्या है, ट्रांसफर कर, इजी वे भाई। तो आओ देखो भाई, फैक्टर इनकम रेफर्स टू रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने कोई सर्विसेज दी है, उसके बदले में जो कमाई होती है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। चार बातें भाई, रिसीव्ड प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बाद हमें पता है लैंड के बदले में क्या मिलता है भाई, रेंट। लेबर को क्या मिलती है, वेजिस। कैपिटल पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। यही तो जाना था भाई। तो ये जो मिलेंगे पैसे, ये कैसे पैसे भाई, फैक्टर इनकम। जब आपने कोई काम करा, जब आपने कोई सर्विस दी, उसके बदले में पैसे मिलते हैं, तो वो क्या लाते भाई, फैक्टर इनकम। तो क्या है ये, बायलैटरल है क्या भाई, आप कुछ सर्विस दोगे, आपको भी पैसे मिलेंगे। ठीक है भाई, नॉर्मल रेजिडेंट क्या कमाता है, कुछ कमाता है क्या भाई, हाँ, क्या ये इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, यस। फैक्टर इनकम ऑलवेज इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। क्या ट्रांसफर इनकम होगी, कभी नहीं भाई। देखो मैंने यही बताया था, यही है, हाँ जी सर। इट शुड बी नोटेड दैट द फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। कैसे कैसे कैसे, इट इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ ओनर एंड द, अरे सुनो सुनो सुनो, ये छोड़ो। अब देखो भाई, मैंने खर्चा करा तो किसी की तो इनकम हुई ना, समझ रहे हो। अगर मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो खर्च इनकम है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो क्या है, खर्चा है। तो क्या हो गया भाई, तो ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, पैसा आना और पैसा जाना, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग ऑफ एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। आपने कोई भी, जैसे पेंशन वेंशन, बुढ़ापा पेंशन हो गई, ये होगी, तो ये वन साइडेड है भाई, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड एज पेंशन होगी भाई, है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह, पॉकेट, पिताजी ने पॉकेट का खर्च दिया, तो ये है भाई। तो इनके डिफरेंस भी देख लेते हैं भाई, बेसिक साइड डिफरेंस है भाई। जैसा हमने जाना फैक्टर इनकम क्या है भाई, फैक्टर इनकम
इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये कैसी है भाई, विदाउट एनी रेंडरिंग ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज। वेयर एज नेचर, ये डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड होगी, ये इंक्लूड नहीं होगी। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये रिसिप्ट है, क्योंकि यहाँ पर से पैसा मिल रहा है। रिसिपेंट कौन सा होते हैं भाई, प्रोडक्टिव, लैंड, लेबर वगैरह, कैपिटल वगैरह। यहाँ पर जनरली हाउस होल्ड और गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है भाई। रेंट की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। स्कॉलरशिप होगी, ओल्ड वेज। तो ये है बेसिक से डिफरेंस दोनों के बीच में। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई भाई। अब आते हैं आगे भाई, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। भाई सुनो भाई, फाइनल गुड्स क्या होती है, जब कभी भी क्या कर रहे होते हैं हम, कुछ भी चीज कंज्यूम कर रहे होते हैं, मींस टू से कभी भी। अच्छा देखो भाई, इसमें ना कंफ्यूजन होती है, पहली बात तो बता। फाइनल गुड्स क्या है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ये दो शब्द याद रख लेना भाई। या तो आपने कोई चीज कंज्यूम करी है या इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा भाई, फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट क्या करेंगे, या तो आइदर टू रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन भाई। या तो आपने क्या कर रहा है, उसको रीसेल करोगे या फिर क्या करोगे भाई, फर्दर प्रोडक्शन करोगे, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। ये फाइनल गुड्स क्या बोला मैंने, या तो आप उससे को कंज्यूम कर लोगे या फिर सर जैसे कि भाई देखो, एक मिल्क लिया किसी हाउस होल्ड ने और कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि उसने वो क्या कर लिया भाई, कंज्यूम कर लिया। वेयर एज एक मिल्क लिया किसी स्वीट्स वाले ने भाई, स्वीट्स वाले ने मींस मिठाई की दुकान वाले ने अगर मिल्क लिया, तो उससे वो फर्दर क्या बनाएगा, मिठाइयां बनाएगा, तो वो क्या कर रहा है भाई, आइदर फॉर प्रोडक्शन पर्पस के लिए ले रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है भाई, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स विच आर फॉर रीसेल एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो क्या करोगे आप, उससे कोई नई चीज बना लोगे या फिर क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। फाइनल गुड्स क्या आते भाई, या तो आप कंज्यूम कर लोगे या इन्वेस्टमेंट के लिए भाई। जैसे कि गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, लाइक मिल्क हो गया या फिर कोई भी परचेज करा है भाई। गुड्स परचेज बाय द फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए मशीनरी परचेज करी है, तो वो कैसा है भाई, फाइनल गुड्स है भाई। तो हाउस होल्ड ने मिल्क खरीदा, तो वो भी फाइनल गुड्स। अगर क्या करा भाई, किसी फर्म ने क्या कर लिया भाई, कोई मशीन खरीदी, तो वो भी कैसे है, फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, अगर वही क्या कर देते भाई, गुड्स परचेज फॉर रीसेल। जैसे कि भाई मिल्क परचेज किया किसी डेयरी प्रोडक्ट वाले ने, रीसेल के लिए ना भाई, खरीदेगा और बेच देगा, तो वो क्या है भाई, इंटरमीडिएट गुड्स। उसी प्रकार से गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि मिल्क खरीदा गया है भाई स्वीट्स वाले ने भाई, फर्दर प्रोडक्शन स्वीट्स बनाएगा, तो वो कैसा भाई, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा भाई। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आएगी। दोनों के बेसिक डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं भाई। दोनों के बेसिक डिफरेंसेस, फाइनल गुड्स आर रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच आर आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ये दो शब्द जरूर याद रख लेना भाई। फाइनल गुड्स की जब भी बात होगी, या तो कंज्यूम करोगे या इन्वेस्टमेंट। वेयर एज इंटरमीडिएट की बात करेंगे, या तो रीसेल या फिर फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ऐसे गुड्स जो या तो आप बेच दोगे या फिर उससे कोई नई चीज बना लोगे, ऐसे गुड्स फाइनल गुड्स कहलाते हैं। या तो आप कंज्यूम कर लोगे या इन्वेस्टमेंट करिए भाई। फाइनल गुड्स दोनों में इंक्लूड होते हैं भाई, नेशनल इनकम में भी, डोमेस्टिक, ये किसी में भी इंक्लूड नहीं होते भाई। ठीक है भाई, दे आर रेडी टू यूज, फाइनली कंज्यूम है, एकदम रेडी, बस करो और यूज करो, कोई भी वैल्यू एडिशन की इनमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, हम फर्दर वैल्यू एडिशन करते हैं भाई। ठीक है भाई, हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। सर ये क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री, देखो सुनो भाई, गुड्स गए भाई, रॉ मटेरियल आता है, भाई, फिर क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम, बहुत सारे चेंजेस करते हैं भाई, चेंजेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो फाइनल गुड्स बनता है भाई, फाइनल गुड्स बनता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देता है, दूसरा दुकानदार को भेज देता है, फिर वो क्या कर रहा है, बिक रहा है किसके पास, कंज्यूमर के पास। मान लेते हैं ये क्या हुआ, फैक्ट्री मालिक, यानी कि ए ने बनाया, ए ने किसको बेचा, बी ने किसको, सी ने। ये सभी के सभी किसके पार्ट में, फाइनल गुड्स के, क्योंकि ये सभी के सभी प्रोडक्शन की बाउंड्री के पार्ट है। जैसे ही प्रोडक्ट बाहर निकला और कंज्यूमर तक पहुंचा, तो वैसा क्या हो जाएगा वो, तो ये क्या कहते हैं, स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये कैसे भाई, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे भाई। ये क्या कहलाएंगे भाई, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर गया, कंज्यूमर के पास पहुंचा, तो वो कैसा गुड्स कहलाएगा भाई, फाइनल गुड्स। वो कैसा गुड्स कहलाएगा भाई, फाइनल गुड्स। सर ये क्या बात हुई, हमें थोड़ी पल्ले नहीं पड़े। सुनो भाई, क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, जब भी कोई काम करोगे, जरूरी है आपका एक ही डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। हाँ जी सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, तो क्या होगा, आपका गुड्स एक से दूसरे डिपार्टमेंट पे जाएगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे। इसी प्रकार से गुड्स रिटेलर के बाद होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, देन फाइनली कंज्यूमर के।
अब क्या है भाई, रीसेल के लिए, रीसेल कर रहे हो ना भाई, क्योंकि बार बार रीसेल कर रहे हो या फिर फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा, तो वो कैसा इंटरमीडिएट, जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा तो वो क्या कहला जाएगा, फाइनल गुड्स। ठीक है सर, जैसे कि मिल्क परचेज किया है हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन पर्पज के लिए, या फिर कार परचेज करी है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, मिल्क अगर यूज किया डेयरी शॉप वाले ने तो वो हो गया, और कोयला अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया तो वो हो गया, तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है सर, आओ भाई ये आते हैं भाई, अगला क्या है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये क्या होते हैं सर भाई, कंजम्पशन गुड्स अभी बताया था, कंजम्पशन फॉर कंजम्पशन पर्पस मींस टू से ऐसे गुड्स जो हम क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, विच आर सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर डायरेक्टली भाई। इसके अंदर भाई अलग अलग आते हैं भाई, मुख्यतः 4 प्रकार के, ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चलेंगे, नॉन सेमी ड्यूरेबल जो कुछ टाइम तक चलेंगे, नॉन ड्यूरेबल जो तुरंत खत्म हो जाएंगे, और फिर आती है सर्विसेज। तो कंजम्पशन गुड्स किसके पार्ट है भाई, कंजम्पशन गुड्स किसके पार्ट थे, देखो अगर ध्यान से देखोगे भाई, ध्यान से देखोगे कंजम्पशन गुड्स किसके पार्ट है भाई, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स फर्दर डिवाइडेड है भाई, फाइनल गुड्स फर्दर डिवाइडेड है, फाइनल गुड्स फर्दर डिवाइडेड है भाई, किस किस में भाई, कैपिटल गुड्स एंड उसमें भाई कंजम्पशन गुड्स। तो फाइनल गुड्स ये दोनों ही किसके पार्ट है भाई, यहां लिख देता हूं मैं, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, गुड्स के फर्दर पार्ट है ये दोनों। क्या चीज, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स फिर बोला हूं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, जैसे कि ब्रेड बटर शर्ट पैंट इलेक्ट्रिक वगैरह वगैरह वगैरह। तो ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो यूज किए जाएंगे अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल टाइम पीरियड, जैसे टीवी एंड रेफ्रिजरेटर आप बार बार यूज करते हो, है ना भाई, यूं तो है नहीं एक दिन यूज करा, इतने अमीर तो है नहीं हम लोग, है ना भाई। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं भाई, जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलेंगे भाई, लिमिटेड टाइम पीरियड के चलेंगे, उसके बाद वे क्या हो जाएंगे, वो होगी, जिनकी स्पैन ऑफ लाइफ भी क्या होती है, छोटी होती है, 1 साल मान लो मैक्सिमम, जैसे कि भाई क्लोथ्स हो गए, क्रोकरी आइटम्स हो गए, या फिर शूज वगैरह। ठीक है भाई, नॉन ड्यूरेबल जो खाया और खत्म जल्दी जल्दी, वेजिटेबल्स वगैरह भाई। तो गुड्स विच आर फॉर सिंगल एक्ट या फिर सिंगल यूज भाई, ऑल्सो नोन एज द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, उन्हीं को नॉन ड्यूरेबल, कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। कोई भी चीज जैसे कि भाई मिल्क हो गया, बटर हो गया, फूड ग्रेन्स, पेपर वगैरह, ये एक बार यूज कर लोगे उसके बाद नहीं करोगे भाई। उसके बाद आते हैं सर्विस। सर्विस क्या होती है भाई, नॉन मटेरियल ऑफ गुड्स। आप देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ भाई, मैं सर्विस दे रहा हूँ ना भाई, तो वो क्या है भाई, कंजम्पशन गुड्स है भाई, कंजम्पशन गुड्स है भाई। तो सर्विसेज विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी है, इंटेंजिबल, दे कैन नाइदर बी सीन और टच, ना तो इनको देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है भाई। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ अ टीचर होगी भाई, किसी भी डॉक्टर की या बैंक वालों की, तो ये सभी क्या है, कंजम्पशन गुड्स के पार्ट है। ठीक है सर, तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं भाई, कैपिटल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स होते हैं, जिसकी मदद से हम दूसरे गुड्स बनाते हैं भाई, जो हमें मदद कर देंगे फर्दर प्रोडक्शन में, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भाई। कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज भाई। एग्जांपल के लिए प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते भाई। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। क्या होते हैं भाई कैपिटल गुड्स का, हम जैसे कि मशीनरी वगैरह है, क्या वन डे यूज होता है क्या, नहीं नहीं सर, फ्यूचर तक यूज कर सकते हैं ना, तो ये हो गया भाई। एग्जांपल लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर, एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है इनकी कितने हैं, कई सालों तक होती है भाई। ठीक है, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी भाई, वे अपनी आइडेंटिटी जैसे हैं वैसे है ना भाई। आपका मोबाइल फोन क्या चेंज हो जाएगा क्या अगर फर्दर, ठीक है मैं मान लेता हूं उसकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, थोड़ी सी डेप्रिशिएशन लग जाएंगे, लेकिन लूज आइडेंटिटी लूज नहीं होगा ना, उसकी जो शेप है वो साइज है वो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, इनको रिपेयर्स की जरूरत होती है, रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है टाइम टू टाइमली, तो वे भी कैपिटल गुड्स हैं। ये क्या करते हैं भाई, ड्यूरेबल नेचर के होते हैं भाई, ड्यूरेबल नेचर के होते हैं भाई, लंबे समय तक कहीं भी भाई। कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड भाई, है ना भाई, जैसे कि कन्फेक्शनरी शॉप वगैरह में भी लगते हैं भाई। तो ये सारी बातें हैं किसकी, कैपिटल गुड्स की। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमने जाना भाई कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस और देख लेते भाई। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट, तीन गुड्स पढ़े थे, तीन गुड्स पढ़े थे, तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन देख लेते भाई। कार अगर खरीदी है भाई, कार अगर खरीदी है वैन परचेज बाय हाउस होल्ड, घर वालों ने खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, तो वो कैसा गुड्स है भाई, कंजम्पशन।
वही कार किसी टैक्सी ड्राइवर ने खरीद ली तो क्या कहलाएगी भाई? कैपिटल गुड्स। क्योंकि क्या कर रही है भाई? फर्म के द्वारा खरीदी गई है ना, बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो कैसे गुड्स कहलाएंगे भाई? कैपिटल गुड्स। वही कार किसी डीलर ने खरीदी भाई, डीलर ने खरीदी है किसके लिए भाई? रीसेल के लिए, तो वो कैसा गुड्स कहलाएगा भाई? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लोथ्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई क्लोथ्स परचेज किया गया है घर वालों के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, तो वो कैसा गुड्स है भाई? कंजम्पशन। अगर क्लोथ अनसोल्ड पड़ा रह गया किसी ट्रेडर के पास साल के अंत तक, वो कैसा गुड्स कहलाएगा? उसका कैपिटल गुड्स। वहीं किसी टेलर ने खरीदा है भाई, टेलर ने अगर क्लोथ्स खरीदे हैं तो गारमेंट शॉप वाले ने किसके लिए भाई? रीसेल के लिए, तो वो कैसे गुड्स कहलाएंगे भाई? इंटरमीडिएट गुड्स। सही है सर, ये तो सही समझ में आ गया। शुगर, अब चीनी है भाई, चीनी हमने घर में खरीदी तो कैसा है भाई? कंजम्पशन। इजी है भाई, जब भी कोई चीज घर में कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कंजम्पशन गुड्स है भाई। वहीं शुगर हमारे पास पड़ी रहेगी भाई, किसी ट्रेडर के पास पड़ी रहेगी, तो वो कैसा गुड्स है भाई? उसके लिए कैपिटल गुड्स। वहीं अगर किसी स्वीट शॉप वाले ने शुगर खरीदी है भाई स्वीट्स बनाने के लिए, या फिर परचेज बाय द ग्रोसरी शॉप वाले ने फॉर रीसेल के लिए, तो वो कैसा गुड्स है? कैसा गुड्स है भाई? इंटरमीडिएट। दोबारा सुन लो भाई, किससे फर्दर प्रोडक्शन हो या फिर रीसेल हो, तो क्या है? हमने यहां जाना था भाई, यहाँ पर कैपिटल गुड्स में कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। सर ये दोनों ही किसके गवाह थे भाई? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में या तो आइदर आपने कंज्यूम करा होगा, कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया होगा, कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया होगा, या फिर क्या कर रहे थे भाई? इन्वेस्टमेंट। वेयर एज इंटरमीडिएट क्या कर रहे थे? या तो रीसेल के लिए, रीसेल, या फिर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन भाई। अब देखो भाई, सर्विस बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने सर्विस दी है तो कंज्यूमर गुड कब? जब व्हेन सर्विस इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स के द्वारा यूज हो जाएगी, तो कैपिटल गुड्स होता नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स कब हो जाएगी? यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, जब क्या है? एंटरप्रेन्योर ने यूज करी है। तो ये था भाई हमारा पूरा चैप्टर। सर इसमें कुछ रह तो नहीं गया? देखो भाई, मेरे को पता है आप लोग बुक देखोगे तो बुक में 2-4 बातें रह रही होंगी, डेप्रिसिएशन वगैरह। एक्चुअली में ना वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, उसको मैं ना अगले वाले नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और उसकी भी रैपिड रिवीजन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम अपलोड कर देंगे। प्लीज साथ बने रहिएगा और पढ़ते रहना दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। पढ़ते रहना, बढ़ते रहना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखते रहिए यूथ अकेडमी।